दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है परवजन डिजिटल पर। मैं हूं आपके साथ विजय रावत। सियासी घमासान की हम लोग हमेशा बात करते रहते हैं और हमेशा परवजन आपको राजनीति के बारे में रूबरू करवाता रहता है कि कहां पर किस सीट पर कौन दावेदार है और किस पार्टी की सत्ता वहां पर आने वाली है। तो इसी कड़ी में हमारे साथ आज अभिनव थापर जी मौजूद हैं। कैंट विधानसभा से दावेदारी ठोक रहे हैं। अभिनव जी, बहुत पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। और बड़ी ही हॉट विधानसभा चुनी है आपने, और कई दिग्गज का इससे पहले भी मैं इंटरव्यू ले चुका हूँ कैंट विधानसभा से ही। और आप भी दावेदारी ठोक रहे हैं कांग्रेस से। तो क्या कुछ विजन है आपका, किस दावे पे आप दावेदारी ठोक रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस से बहुत लोगों का मैं इससे पहले भी इंटरव्यू ले चुका हूँ। देखिए, मैं औरों के बारे में कमेंट नहीं करूँगा। मेरा अपना बड़ा सिंपल है कि मेरी जो दावेदारी है वो मेरे पिछले 18-20 साल में किए हुए पार्टी के लिए काम, पब्लिक के बीच में रह के जो हमारे काम है, और आगे जो मेरा आने वाला विज़न है, एक यूथ के लिए, एक एम्प्लॉयमेंट के लिए, जो अभी बेरोज़गारी है उसके लिए, और जो मैं सड़क से लेकर न्यायालय तक कई लड़ाइयाँ लड़ रहा हूँ, कोरोना में, हेल्थ के इश्यूज़ पे, टिहरी डैम के इश्यूज़ पे, पब्लिक के बीच में रह के अभी दूसरी लहर में हमने बहुत बड़ा हज़ारों फैमिलीज़ को काम करके दिया है, अपनी तरफ से हमने मदद करी है, जो हमसे बन पड़ा हमने उसको किया है। और आप जैसे कई भाइयों ने, मीडिया ने उत्तराखंड स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे हमको सहारा है, और आप ही लोगों के बल से, लोगों के बल से ऐसा है। पिछली बार भी हमने अपने स्तर से मैंने अप्लाई किया था 2017 में भी, पर लास्ट टाइम में टिकट की दौड़ हम हार गए, हमें रिजेक्ट कर दिया गया, कारण पार्टी इस को। बार क्यों लगता है कि आपको एक्सेप्ट कर दिया जाएगा? क्योंकि अब मैं देख रहा हूँ, आप अगर शहर से निकलें, कैंट की तरफ जाएं, तो बहुत सारे कांग्रेस के लोगों के पोस्टर लगे हुए। उसमें वैभव का नाम आता है, वीरेंद्र पोखरियाल जी है, इवन धस्माना जी हैं जो पिछली बार जिनको टिकट मिला था, लालचंद शर्मा जी हैं। तमाम ऐसे दावेदारों की लाइन लगी पड़ी है। तो आप में ऐसा क्या खास बात है कि हाँ, इस बार जो थापर जी को टिकट मिलना चाहिए? देखिए, जितने भी आपने नाम बताए सब हमारे भाई बंद हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, आप सब हमारे साथ हैं। मेरा जो अपना कैंडिडेचर है, मैंने अविनाश पांडे जी स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन देहरादून आए थे, मैंने उनके सामने रखा है। मैंने कहा कि अगर आपको मेरिट में मेरे से ज़्यादा कोई मिले तो आप उसको दे दीजिए, हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एनएसयूआई की पहली कमेटी रही, हम थे उसमें, प्रदेश की यूथ की कमेटी रही पहली इस प्रदेश की, स्टार्ट में हम थे, और एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप से मैं निकल के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव के पद से लेके, और तमाम मीडिया में लगभग 8-10 साल से डिबेट के रूप में, और कोई ऐसा मुद्दा नहीं है पार्टी का, कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है जिसमें हमने अपनी भागीदारी ना की हो, और जनता का कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। कैंट विधानसभा के बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बस्तियों का इशू है, लोगों को लगता है कैंट बहुत ही हॉट सीट है, इजी सीट है, छोटी है, बट कैंट इज़ वेरी डेंस। छोटी है तो पॉपुलेशन वाइज बहुत डेंस सीट है, बस्तियां हैं, उनमें वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है। जो बड़े पॉश एरियाज़ हैं, जैसे विजय पार्क हो गया आपका, बल्लूपुर के एरियाज़ हो गए, आपका वसंत विहार हो गया, इंदिरा नगर हो गया, आपका मित्र लोक हो गया, ये जो अच्छे एरियाज़ में गिने जाते हैं, प्रेम नगर साइड हो गया, तो यहाँ गर्मियों में पानी की समस्या रहती है। तो इन तमाम चीज़ों से हम लोग रेगुलर जूझ रहे हैं पिछले, और कुछ जो जो अपने दम पे हम लोगों से अपने अपने स्तर पे हो सकता है हम काम कर रहे हैं। तो हमारा कोई कैंडिडेचर 2-4-6 महीने का नहीं है, हमारी कोई दावेदारी ऐसी नहीं है कि हम आए और हमने अपना थोड़ा सा पॉम्प एंड शो कर दिया, वो है। हमारी कोई दावेदारी ऐसी नहीं है कि हम किसी और पार्टी से आए। मैं राज्य आंदोलनकारी रहा हूँ, 12 साल की उम्र में 1994 से लेकर 2000 तक राज्य आंदोलन की तमाम गतिविधियों में हम लोग थे, ठीक है। तो जितने भी बीजेपी के राज्य आंदोलनकारी हों, यूकेडी के हों, ठीक है, कोई भी हो, सब हमें परिचित हैं। ये राज्य हम सब ने मिल के, मार खा के, लड़ के लिया है, और ऐसा भी कोई दागी चेहरा भी नहीं हूँ। तो मैं अपनी मेरिट पे बात कर रहा हूँ। दागी दागी चेहरे पे किसी और पे तो काउंटर नहीं कर रहे हैं आपके भाजपा के, और जो कांग्रेस में भी कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनको लगता है कि यार ये विवादित चेहरे जो हैं। मैं दागी चेहरे पे किसी और पे काउंटर नहीं कर रहा हूँ, मैं दागी चेहरों पे ही काउंटर कर रहा हूँ, जो दागी हो। कांग्रेस हमने में भी हैं कई ऐसे जिनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, जो इस तरीके से टिकट वगैरह भी मांग रहे ये तो आप मीडिया वाले ज़्यादा बताएंगे। मैं अपने स्तर पे कह सकता हूँ कि मैं एक राज्य आंदोलनकारी रहा हूँ, शुरू से एनएसयूआई यूथ कांग्रेस की राजनीति कर रहा हूँ, बहुत छोटे स्तर से निकला हुआ हूँ मैं। पढ़ाई लिखाई करके, जिसे कहते हैं ना युवा बाहर चला जाता है, तो मैं 2005 में बेंगलोर छोड़ के वापस देहरादून आया था।
अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी चला रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ। तो जैसे ये राजनीति में कहा जाता है कि पढ़ा लिखा युवा जो आगे नहीं आता, तो मैं बीटेक हूँ, एलएलबी हूँ, तो मैं अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूँ एक क्लीन पॉलिटिक्स, एक एजुकेटेड पॉलिटिक्स, एक यूथ पॉलिटिक्स, एक नया नैरेटिव सेट करने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। होपफुली पार्टी इस बार मौका देगी, क्योंकि संघर्ष हमारा कोई छोटा नहीं है। लेकिन जो कैंट विधानसभा से आप टिकट मांग रहे हैं तो भाजपा का गढ़ माना जाता है उसे, कहते हैं कि भाई भाजपा की जो ये सीट है मजबूत सीट सबसे मानी जाती है, तो इस बीच कैसे घुस पाएंगे अपने? अगर चलिए टिकट आपको मिल भी जाता है तो जो भाजपा का जो गढ़ है उसे कैसे फतेह करेंगे? देखिए, ये स्ट्रैटेजी है हमारी, खासकर मेरी अपनी स्ट्रैटेजी है। जिस दिन मेरा टिकट होगा उसके बाद से आप देखेंगे जो चुनाव है, जो टेम्पो है, किस तरीके से चलेगा। वो कहते हैं ना, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर कहानी बनती है। आप देखिए, जब चुनाव लड़ा जाएगा, जिन मुद्दों पे लड़ा जाएगा, यूथ के इश्यूज पे लड़ा जाएगा, एम्प्लॉयमेंट पे लड़ा जाएगा, जो 89 से लेके आज तक कैंट विधानसभा में जो नहीं हुआ, जो मॉडल विधानसभा बन सकती थी। कैंट विधानसभा तो खैर अभी बनी 2012 में डिलिमिटेशन के बाद। पहले देहरादून विधानसभा थी, देहरादून के बाद जब उत्तराखंड बना तो देहरा खास थी, 2012 में ये कैंट विधानसभा बनी है। तो तमाम इतने सालों से स्वर्गीय श्री हरबंस कपूर जी यहाँ का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। बहुत सीनियर लीडर थे, वो चले गए और राजनीति में एक आदर्श भी थे। पर कैंट में ऐसे बहुत सारे काम हैं जो बहुत अच्छे स्तर पे हो सकते थे, क्योंकि एक विधायक का काम केवल विधायक निधि तक सीमित रहना नहीं है। विधायक जितनी सरकार की योजनाएं हैं वो पब्लिक तक पहुंचा सकती है। जितनी महिलाओं के लिए पेंशन स्कीम है, विधवा स्कीम है, 50 प्रकार की ऐसी स्कीम्स हैं, वो पब्लिक तक पहुंचा सकती है। SHGs होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, महिला समूह। पहुंचाने की बात तो आपने कही है, क्योंकि चुनाव निकट है, हर कोई युवाओं की बात भी होगी, सड़क की बात भी होगी, पानी की बात भी होगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जनता विश्वास कैसे जताए किसी कैंडिडेट पे? तो आपके पास ऐसा क्या है कि अब जनता को लगे कि हाँ, अगर वोट देना है तो थापर जी को ही वोट देना है? ऐसा क्या क्या विश्वास जता पाएंगे आप? क्योंकि चुनाव है, देखिए हर कोई आएगा, हर कोई अपनी बातें करेगा, तो थापर जी में ऐसा क्या खास है? देखिए, मेरे पास कोई ऐसा बहुत बड़ा पद नहीं था, कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं थी। युवाओं के लिए पिछले 15-20 साल से हम सड़क से लेकर न्यायालय तक मैंने इश्यूज़ उठाए हैं। अभी 27 अगस्त 2021 को श्रीनिवास जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ आए, हज़ारों युवा लेके हम लोग विधानसभा घेराव में गए। कुछ युवाओं के साथ पुलिस ने बदतमीजी कर दी, तो उसके बाद धक्कम परेड हुई। आप लोगों ने, सबने मीडिया में एक फ़ोटो ट्रोल हुई, मेरे को चारों तरफ से पुलिस ने घेरा हुआ था। उस फ़ोटो तो ट्रोल हो गई, बट एक्चुअली वो उसमें जो पुलिस की जो लाठीचार्ज वगैरह हुई, मेरी टांग भी उसमें टूट गई थी। तो मैं तो कह रहा हूँ, सड़क से लेके न्यायालय तक, और न्यायालय में 70% युवाओं को रोजगार। इसको देख के तो कांग्रेस खुश हो सकती है, जनता खुश कैसे होगी? जो आपने बात नहीं, मैं यूथ की बात बता रहा हूँ आपको। बेरोजगारी का इशू था ना, इसको कोई कांग्रेस का एजिटेशन नहीं था। ये ऐसा नहीं था कि कांग्रेस की सरकार बनानी है। वो एजिटेशन ये था कि युवाओं को नौकरी दो और बेरोजगारी पे बात करो विधानसभा में, उसका एजिटेशन था। कांग्रेस के कोई पर्सनल इशूज़ या कांग्रेस का कोई ऐसा, वो बेरोजगारी और युवाओं के इशू पे वो था। और 70% युवाओं को रोज़गार मिले प्राइवेट इंडस्ट्री में भी, जो अभी नहीं मिल रहा है। हमारे हरिद्वार में, सिटकुल में, पंतनगर में, देहरादून में, तमाम पहाड़ों में भी नए इंडस्ट्रियल एरियाज़ इस्टेब्लिश हो रहे हैं। तो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं, जो हमारा बेसिक मूल धारणा जो इस प्रदेश की थी कि हम लोग, हमारे प्रदेश के लोग यहाँ काम करेंगे। हम लोगों को उत्तराखंड के हैं, पहाड़ के हैं, देहरादून के हैं। हम लोगों को जब यूपी था, लखनऊ था, तो इतने अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलते थे तो गोंडा, बस्ती, बलिया, कहाँ हम लोग एक छितर बितर रोके रहते थे। तो जो स्टेट एजिटेशन हुआ, जो स्टेट का मूवमेंट हुआ, वो अपनी नौकरियों के लिए, रोज़गार के लिए, नौकरियों के आरक्षण के लिए, उन सब चीज़ों की एक मूल भावनाओं थी जो स्टेट के लिए हुआ। आज हम 21 साल बाद हम वहीं पर खड़े हैं। तो ये कुछ एक ऐसी मूल चीज़ें हैं जिन पर मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। और जब हम जाएंगे कैंट में नहीं, जब हम देहरादून में खड़े होते हैं, तो ऐसा कोई नहीं है जो हमें ये ना कहता हो कि हमने पब्लिक के बारे में काम नहीं किया। कैंट विधानसभा के बारे में एक चीज़ और भी कही जाती है। कैंट विधानसभा जो सीट है, क्योंकि इससे पहले हरवंश कपूर जी थे, तो पंजाबी सीट भी माना जाता है कि पंजाबियों का एक गढ़ है, जो पंजाबी समाज से आएंगे वो इस विधानसभा पर राज करेंगे। तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप कि इस प्रकार की जो बातें होती है वाकई में कैंट विधानसभा पर सटीक बैठती हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मेरा जो एक नैरेटिव है, गढ़वाली, पंजाबी, ठाकुर, पंडित, इस सब पे नैरेटिव नहीं है। मेरा नैरेटिव काम पे है। बट जो आप कह रहे हैं, हाँ, ये IB की रिपोर्ट्स हैं, 42 से 45% पंजाबी वोटर्स वहाँ पे है।
पंजाबी कम्युनिटी का, और पूरे देहरादून में कई लाख वोटर्स पंजाबी है, और पूरे गढ़वाल में लगभग 8 से 10 लाख, कुछ ऐसा बताते हैं लोग कि ये गढ़वाली पंजाबी वोटर्स होगा पूरे गढ़वाल। और ये आपका हरिद्वार जिस डिस्ट्रिक्ट हम मिला लें, देहरादून मिला लें, ऋषिकेश मिला लें, सब एरियाज़ में काफ़ी पंजाबी हैं। पिछली बार भी ये निकल के आया था कि 41 गढ़वाल की सीटें थी और एक भी पंजाबी का रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ। तो कई पंजाबी बिरादरियां हैं, जिसमें हमारी बिरादरी है, हज़ारा बिरादरी है, 1950 से सबसे पुरानी बिरादरी है इस देहरादून की, उत्तराखंड की। हम लोग जब पार्टीशन के बाद यहाँ आए तो हज़ारा बिरादरी, हज़ारा प्रांत बेसिकली पहाड़ी प्रांत है। आप देखेंगे जो उस समय पार्टीशन हुआ तो वो पार्टीशन ज्योग्राफी के हिसाब से हुआ। जो समुद्र के किनारे लोग रहते थे वो बम्बई शिफ्ट हुए, जो इस्लामाबाद और लाहौर के मार्केट में लोग रहते थे वो दिल्ली शिफ्ट हुए। हम पहाड़ी लोग थे तो हम पहाड़ की तरफ आए। हमारा बेसिकली मूल जो है पहाड़ी मूल के लोग हैं हम लोग। तो आप ये मानते हैं कि ये पंजाबी सीट है, तो पंजाबी को ही ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए? मैं ये मानता हूँ कि मेरी मेरिट पे प्रेफरेंस करना चाहिए। पंजाबी गढ़वाली मेरे से कोई मैटर नहीं करता। मैं मूल रूप से टिहरी का हूँ, मैं पहाड़ी पंजाबी हूँ, सब गढ़वाली मेरे साथ हैं। मैं बचपन से पला बड़ा गढ़वाली हूँ, मैं गढ़वाली बोलता हूँ, पंजाबी बोलता हूँ। हज़ारा बिरादरी के हम लोग सदस्य हैं पीढ़ियों से। मैं कार्यकारिणी का सदस्य हूँ पिछले कई सालों से। कई हम लोग प्रोग्राम कराते हैं, सालाना लोहड़ी का तो हम प्रोग्राम कराते ही थे। अभी 2 साल से कोविड की वजह से नहीं हो पा रहा है। इस बार भी हमने 9 जनवरी को रखा था, बट अनफॉर्चुनेटली फिर से ओमिक्रॉन आ गया तो इसको पोस्टपोन करना पड़ा। पिछली बार भी ये हुआ। तो पंजाबी बिरादरी के जितने भी, खाली हज़ारा बिरादरी के नहीं, पाड़चिनार बिरादरी हैं और हमारी आपका खुकरैन बिरादरी है, कोई भी बिरादरी का कोई भी कार्यक्रम हो, अरोड़ा बिरादरी हमारी वो कराती हैं गरीब कन्याओं का विवाह सम्मेलन। मैं हर जगह जहाँ मेरे से बन पड़ता है, कोई आप जैसा भाई बुला देता है, कोई बुला देता है तो जाता हूँ। मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ठाकुर भी हूँ, तो आप हर खत्री भी हूँ, तो आप उसको हर तरीके से ले सकते हैं। मैं एक समुदाय विशेष के नाम पर आप नहीं मानते कि ये चुनाव लड़ना चाहिए यार? सारे समुदाय मेरे साथ खड़े होंगे। अभिनव थापर है, पहाड़ी भी मेरे साथ खड़ा होगा, पंजाबी भी मेरे साथ खड़ा होगा, मुसलमान भी मेरे साथ खड़ा अच्छा होगा। थापर जी, आप कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं, जो आपकी बातों से भी लगा, एक बहुत टाइम से एनएसयूआई से भी आप जुड़े हुए हैं। अगर कांग्रेस टिकट नहीं देती है तो तब क्या रुख रहेगा अभिनव थापर का? तो क्या चुनाव लड़ेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे, जो कैंडिडेट तय करेगा उनको पूरा समर्थन देंगे, क्या करेंगे उसके बाद? मेरे चाची की मूछें होती तो मैं चाचा ना कहता। अगर मगर में पॉलिटिक्स नहीं होती। हमें टिकट मिलेगा, पूरा विश्वास है। हरीश रावत जी हमारे साथ हैं, वो और प्रदेश अध्यक्ष जी गणेश गोदयाल जी, प्रीतम सिंह जी, सबका हमें आशीर्वाद है। पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय जी हैं। टिकट तो एक को ही मिलना है, कई लोग लाइन में शामिल हैं। अगर मान लीजिए 1% नहीं मिलता है तो उसके बाद क्या क्या रहेगा? उसके सेकंड क्या चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद बागी होकर चुनाव नहीं लड़ेंगे? उसके जनता जानना चाहती है इस तरीके के। जिस दिन नहीं मिलेगा उस दिन सबसे पहले आपको फ़ोन करूँगा, भगवान ना करे ऐसा हो, आप आ जाना, उस दिन मैं आपको वर्जन दे दूंगा। अच्छा, तो यानी कि हम मान के चलें कि अभी संभावना है कि अभिनव थापर जी बागी हो सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं अगर किसी और को टिकट मिलता है तो। मैंने ऐसा नहीं कहा। चलिए सेकंड सवाल पे आते हैं। आप एक पढ़े लिखे हैं और कैंट विधानसभा को मैं कहूँ कि कई लोग ऐसे हैं जो दावेदारी कर रहे हैं, वो भी पढ़े लिखे हैं। चाहे वैभव वालिया की हम लोग बातें कर रहे हैं, चाहे यूके से दावेदारी कर रहे हैं, वो भी अच्छे पढ़े लिखे हैं। तो हमेशा एक सवाल मेरा उनसे ये रहता है कि भाई आप इतने पढ़े लिखे हैं, तो आप जैसे आपने इंजीनियरिंग की है, आपने लॉ भी किया है, तो आप चाहते तो किसी और फील्ड में भी जा सकते थे, तो आपने राजनीति ही क्यों चुनी कि अब राजनीति की ओर बढ़ते हैं? देखिए, मैं पहले बता चुका हूँ आपको, पॉलिटिक्स इज़ माई पैशन नॉट प्रोफेशन। मैं कोई भी काम पैशनेटली करता हूँ। मेरे बैचमेट्स आज 3-3 करोड़ रुपए सालाना पैकेज में भी हैं और वो मुझे फ़ोन करते हैं, कभी बात होती है। तो हमारे ग्रुप्स बने कॉलेज के, कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज द्वाराट का मैं ग्रेजुएट हूँ और हमारा लास्ट बैच था जिसका यूपी सीट से हुआ था। यूपी सीट निकालना अपने ज़माने में बड़ा मुश्किल होता था। यूपी और उत्तराखंड का हमारा लास्ट बैच था। हमारी काउंसलिंग भी लखनऊ हुई, मेरिट बेस पे मैं उसमें निकला हूँ। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं पॉलिटिक्स पैशन के लिए कर रहा हूँ, एज अ प्रोफेशन नहीं कर रहा हूँ। मैंने ये अपने जो मैं काम विधायक बनने के बाद करूँगा, प्राथमिकताएं, उसमें एक मैंने पॉइंट ये भी अपनी पार्टी को लिख के दिया है, मैं आपके माध्यम से भी जनता को पहुँचाना चाह रहा हूँ कि जो मेरी सैलरी होगी उसका 50% हर महीने डिस्ट्रीब्यूट होगा लोगों को, उन लोगों को जो ज़रूरतमंद हैं। किसी की बेटी की शादी होनी है, किसी के इलाज के लिए होना है, 2, 5, 7 हज़ार से जिनको बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे लोगों को वार्ड वाइज या ऐसी कमेटी बना के लोग उसमें तय करेंगे क्या होना है। क्योंकि जो सैलरी मिलती है वो सैलरी विधायक की सैलरी नहीं है, वो सैलरी पब्लिक के टैक्स का पैसा है, उस पर भी पब्लिक का अधिकार है।
तो वो क्यों, मैं तो अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी कर रहा हूँ, मेरा अपना काम चल रहा है, मेरे को ऐसा कोई भी पैसा वैसा कोई इस तरीके का मेरा ध्यान नहीं है, क्योंकि लोग पॉलिटिक्स में आते हैं पॉम्प एंड शो करके अपना प्रोफेशन बनाने। आपने आपने कहा कि पॉलिटिक्स आपका पैशन है, तो पैशन को हम क्या माने? पॉलिटिक्स को अगर हम थोड़ा और डिफाइन करें तो पैशन क्या है? विधायक बनना पैशन है, राजनीति में कोई पद लेना पैशन है? देखिए, पद लेना अगर पैशन होता तो बिना पद के हमने इतने काम कर दिए, कई विधायक मंत्री नहीं कर पाए होंगे। ये मैं आपके ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपके कई पत्रकार बंधुओं ने ऑन रिकॉर्ड भी लिखा है, कहीं जब हमने कोरोना में काम किया तब भी ये बोला है। तो एक जब आप कोई काम करते हैं तो आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, एक मंच चाहिए होता है काम करने के लिए। अब जैसे मैं कांग्रेस कमेटी में, मेरे पे पद था, किशोर उपाध्याय जी ने पद दिया, तो उस मंच के बाद हमने अपनी अपनी बातें रखी। एक मेंबरशिप हमने प्रोग्राम किया 2015-16 में, पायलट प्रोजेक्ट किया था हमने मेंबरशिप का, बूथ कमेटी का, रानीपुर विधानसभा से। वो पायलट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा, किशोर उपाध्याय जी ने उसको पूरे स्टेट में किया, 20,000 बूथ कमेटीज़ बनी। राहुल गांधी जी 23 मार्च 2016 को आने वाले थे हरिद्वार, 18 मार्च को ये चले गए। 8-9 विधायक, आपको पता है उस समय जो हुआ 9 विधायक, तो वो कैंसिल हो गया। तो ऐसे हमने पार्टी के लिए भी कई हटके बहुत सारे काम किए। आज वही मेरे जो साथी थे उसमें मेंबरशिप कैंपेन में राजेंद्र नहीं, भंडारी। लोगों के लिए क्या किया? क्योंकि अब आप जाएंगे तो पार्टी के लिए तो आपने बहुत कुछ किया, हो सकता है पार्टी आपको इनाम भी दे दे, लेकिन वोट तो लोगों ने देना है आपको। बिल्कुल। लोगों के लिए क्या किया है आपने अब तक राजनीति में रहते हुए? लोगों के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, कोरोना से लेके पब्लिक से लेके कोई ऐसा आदमी नहीं है जो हमारे पास आया हो, हमारी जितनी क्षमता हो हम उसके साथ रात बेरात खड़े ना हुए हों। कभी रात थाने में, चौकी में, लोगों की छोटी छोटी समस्याएं हैं, पानी की समस्या है, कहीं पानी आ गया, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं बारिश में है, कोरोना में डेंगू, लोगों को 1-2 साल पहले तक डेंगू बहुत था, कोरोना से पहले डेंगू एक बहुत बड़ा इशू होता था। अब तो डेंगू इशू तो है, बट उससे बड़ा कोरोना है, तो आदमी के ध्यान जा नहीं रहा है गंदगी में। लोगों के लिए हमेशा बीच में खड़े रहें, लोगों के लिए कुछ किया है, तभी तो आपने भी फ़ोन करके हमें बुलाया है। लोगों की उससे ही तो आवाज़ से आप जाने हैं। लोगों के लिए किया मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब हम विधायक बनते हैं तो एक हमें आवाज़ मिलती है, एक हमें प्लेटफॉर्म मिलता है, हम विधानसभा के अंदर जाते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं जब स्टेट कोई की। इस तरीके की बातें करता है तो मैं उनसे एक सवाल ज़रूर पूछता हूँ कि आप समाज सेवा में क्यों नहीं गए? आपको जब लोगों का भलाई करना था तो राजनीति ही क्यों चुना? आप चाहते तो एक समाज सेवा में भी जा सकते थे, समाज सेवा के तरीके से लोगों का भला कर सकते थे, तो राजनीति ही क्यों? समाज सेवा भी करते हैं हम। मेरे कितने, आप ये देख लीजिए, जितनी भी PIL लगाई हैं उसमें सोशल वर्कर लिखा है। आई एम सोशल वर्कर, आई एम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। बट जब सोशल वर्कर आप करते हो तो आपको कोई ना कोई प्लेटफॉर्म एक आगे काम करने के लिए चाहिए। इसलिए ये आप MLA क्यों बनते हो? लोगों के अपने टारगेट्स होते हैं। मेरे टारगेट्स ये हैं कि मैं कैंट विधानसभा के लिए क्या कर पाऊँ, पॉलिसी मेकिंग में क्या कर पाऊँ, एज आ एजुकेटेड आदमी अगर यूथ में आए, उसका क्या विजन होता है, किस तरीके से वो आगे जाना चाहता है, वो मैं पब्लिक के लिए कुछ अपने बता पाऊँ। तो इसके लिए हम ये काम करना चाहते हैं। तो जब हम आएंगे या हमारे जैसे 4 लोग विधानसभा में होंगे तो एक नैरेटिव सा सेट होता है, जो नैरेटिव फिर हिंदू मुस्लिम से हट के रोज़गार की बात करता है। नैरेटिव आपका इससे हट के कि ये जाति और वो सब चीज़ों से हट के वो उसकी बात करता है कि डेवलपमेंटल इश्यूज़ क्या हैं, सड़क कैसे बनी, कृषि में क्या काम हुआ, आप रिवर्स माइग्रेशन पे क्या काम हो रहा है स्टेट में, पलायन पे क्या इशू, ये सब इश्यूज़ पे बात आएगी। अब ये सब इश्यूज़ पे आप बात करने जाओ तो लोग और बहुत सारी चीज़ें कह देते हैं। तो हमारा जो राजनीति में आने का मेन मुद्दा है, जो वो ये है कि हम एक नैरेटिव सेट करेंगे एज एम्प्लॉयमेंट, क्या हमारे आगे स्टेट के फ्यूचर प्लान्स होने चाहिए, एज स्टेट के डेवलपमेंटल इश्यूज़ क्या होने चाहिए, उसके लिए बिना विधायक बने जितना हम कर सकते थे उससे बहुत सारी चीज़ें। लेकिन हमारी जो इंडिया की जो लोग हैं बड़े इमोशनल लोग भी हैं। अभी जो विधायक थे उनका दिवंगत भी हो गया, तो चर्चाएं चल रही कि उनकी बीवी को भी टिकट मिल सकता है। तो ऐसे में लोगों को कैसे समझाएंगे कि भाई, क्योंकि लोग बड़े इमोशनल होते हैं इनसे मामलों कि भाई उनकी बीवी को ना वोट दे के अब आप हमें वोट दीजिए, तो लोगों को इस प्रकार किस तरीके से समझाएं, क्योंकि हमारे लोग बड़े इमोशनल होते हैं। देखिए, हरबंस कपूर जी एक ज़मीन से निकले हुए कार्यकर्ता थे, पूरा देहरादून उन्हें जानता है। ज़मीन से निकले हुए, अपने आप इस्टेब्लिश हुए हुए थे, उनका कोई बहुत भारी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था। ऐसे ही अभिनव थापर एक लड़का है, 2017 में भी मांग रहा था, 22 में भी मांग रहा है। ज़मीन से निकला हुआ हूँ। मेरे फादर कोई मंत्री और कोई अफसर और कोई बहुत बड़े आदमी नहीं है, एक आम मध्यम वर्गीय परिवार, जैसे आपके माता पिता हैं वैसे मैं हूँ। अपनी मेहनत से पढ़ लिख के मैंने कुछ मुकाम हासिल किया है, बिना किसी दलाली चोरी के अपना काम कर रहा हूँ, अपना बिजनेस कर रहा हूँ। उस बिज़नेस से जो मेरे से बंद पड़ता है मैं लोगों की मदद भी करता हूँ।
अपने सेल्फ एक्लेम्ड मैं ये काम कर रहा हूँ, अपने हिम्मत और शक्ति से छोटा कर रहा हूँ, बड़ा कर रहा हूँ, जैसे हरबंस कपूर जी ने किया था अपने ज़माने में राजनीति में आने से पहले। तो उनका लोकतांत्रिक रूप से अगर कोई उत्तराधिकारी उस सीट में देहरादून में कोई है या कोई होगा तो वो अभिनव थापर होगा। सविता कपूर जी हमारी माता समान है या उनका बेटा हमारे भाई समान है, पर अगर कोई लोकतांत्रिक रूप से उनका कोई भी उत्तराधिकारी होगा, लोकतंत्र खून से नहीं चलती, लोकतंत्र काम से चलती है। वीर भोग्य वसुंधरा, ये महाभारत में लिखा है। उत्तराधिकारी वो तो भारतीय जनता पार्टी से हैं, आप कांग्रेस से हैं, तो आपने लोग क्यों माने आपको उत्तराधिकारी? जो भाजपा से ही चुनाव लड़ेगा उनको क्यों ना माने? आपने कैंट विधानसभा की बात करी थी, आपने बोला था, आपका सवाल था, उस सवाल पे मैंने जवाब दिया। आपका सवाल ये था कि कैंट विधानसभा में उनकी वाइफ को अगर टिकट मिले तो लोग भावनाओं में बह जाएंगे, लोगों के इमोशंस होंगे, तो उस इमोशंस पे मैंने बात करी थी। हरबंस कपूर जी जैसे निकले हैं अपने क्षेत्र में, पार्टी की बात नहीं हो रही है, मैं कांग्रेस से अपने क्षेत्र में वैसे निकला हूँ और ज़मीन से बिल्कुल निकला हुआ। क्योंकि मैं सवाल मैंने इसलिए दोबारा पूछा क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से थे और उसके बाद आपने कहा है कि उन्होंने अगर अच्छा काम किया है तो लोग दोबारा से भारतीय जनता पार्टी को चुनेंगे, तो कांग्रेस में क्यों शिफ्ट होंगे या अवनीत थापर की तरफ क्यों शिफ्ट होंगे? मैंने अच्छे और बुरे काम की तो बात ही नहीं करी। आपने बोला उनके परिवार को सिंपैथी मिलेगी, उस सिंपैथी का आपको मैंने जवाब दिया है। लोकतांत्रिक रूप से सिंपैथी का कोई वो नहीं है। काम के बारे में अगर हम बात करें तो काम के बारे में किस तरीके से रहे हैं कैंट विधानसभा में हरबंस कपूर जी का? देखिए, मैं आपको अभी भी बता चुका हूँ, 89 से वो विधायक थे, अभी 1 महीने पहले उनका स्वर्गवास हुआ, लगभग 2022 ही मान लो आप इसको, 32 और 33 साल से वो विधायक थे। 33 साल में कांग्रेस के लिए कहीं ये धर्म संकट तो नहीं है कि अब वो क्योंकि दिवंगत हो चुके हैं और लोगों की इमोशनल उनके साथ है कि अब उनके काम की बुराई भी करें या अच्छाई करें, किस तरीके से, तो बड़ा धर्म संकट भी है कांग्रेस? क्यों धर्म संकट है? मैं तो क्लियर बोल रहा हूँ, इस 33 वर्ष में जितना उन्होंने काम किया उससे 5 गुना काम और हो सकता था। आज भी तमाम तरीके की समस्याएं हैं कैंट में, और ये कैंट में है जिससे 2-4-5 किलोमीटर की दूरी पे सचिवालय है, ठीक है, जो राजधानी के मुख्यालय में है, बिल्कुल शहर की सीट है, कोई ग्रामीण हिस्सा नहीं है। जब हमारी इतनी समस्याएं हैं तो आप ये समझिए कि इस सरकार ने, हरबंस कपूर जी ने, या ये जो हमारी 5 साल की बीजेपी की गवर्नमेंट है, 3 चीफ मिनिस्टर वाली, ये जो खनन के बार बार ये गाड़ी वाले को बार बार अपना पीआरओ बनाते हैं, तो इस सरकार ने 5 साल में पहाड़ में क्या विकास किया होगा, ये आईना आप इनको दिखाइए। कैंट की बात करें क्योंकि कैंट से आप दावेदारी करें, तो आपका कहना है कि कैंट में ज़्यादा विकास नहीं हो पाया है या कैंट की क्या कुछ समस्याएं हैं? तो मैंने आपको बताया, वाटर लॉगिंग की समस्या है। हर बार बारिश आती है, छोटी बिंदाल के पास या जितनी भी नदी के पास की बस्ती का एरिया है वो बिल्कुल सबमर्ज्ड हो जाता है, डूब सा जाता है, लोगों के घरों का सामान खराब, कुछ लोग कैजुअलिटीज़ भी होती हैं, ठीक है। तो क्या इसका हम कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकाल सकते थे 25-30 सालों में? स्मार्ट सिटी का पैसा यहाँ पे आता है, डीएम के डिस्ट्रिक्ट प्लान का दुनिया भर का पैसा आता है, विधायक निधि तो हमारे पास है ही। सरकारों में हम रहे, 2007 से 12 तक हम स्पीकर रहे, 2017 से 22 तक हम सबसे बड़ी 58 सीटों की सरकार में सबसे वरिष्ठ विधायक रहे। बहुत सारी चीज़ें और भी ऐसी योजनाएं हैं जो हम ला सकते थे, पर हम ऐसा विधायक नहीं ला पाए। उन चीज़ों पे हम काम करेंगे, ये मैं आपको बता। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से भी आपको कि जिस प्रकार से आप दावेदारी पेश कर रहे हैं तो आपको टिकट जरूर मिले कांग्रेस की तरफ से। तो ये थे हमारे साथ अवनीत थापर, जिन्होंने बताया कि अगर कैंट विधानसभा से उनको टिकट मिलता है कांग्रेस से तो क्या कुछ काम कैंट विधानसभा में वो करेंगे और क्या कुछ उनकी भविष्य की प्लानिंग है। खैर, ये तो भविष्य के घर में ही छुपा हुआ है कि किस प्रकार से काम अभिनव थापर जी करेंगे, क्योंकि जब चुनाव आते हैं तो बातें होती हैं, लेकिन बातें धरातल पर कितनी उतर पाती है भविष्य के गर्भ में ही छुपा हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे आपका अपना प्रवचन।